आज ये आपके क्लास 10 के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। और आज मैं आप लोगों को बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, ये सभी चीजें पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, दैट इज IR ऑफ अ सेल। IR मींस इंफ्रारेड नहीं, मैंने जस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस को शॉर्ट में लिखा। ओके, सो आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रहा है। ओके, सो इसमें लिखा क्या पढ़ते हैं, एक्टिव लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, मतलब अब इसको हटाते हैं, मतलब कि हमारे पास एक सेल है। ओके, सेल मतलब क्या, बैटरी, जो कि जनरली आप लोगों के फोन में होता है, इस फोन में भी है, बैटरी आपके घड़ी में होता है, रिमोट में होता है, टीवी के, ये सभी चीजों में। ओके, तो बेसिकली उसमें, उस बैटरी में, उस सेल में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। ओके, वो लिक्विड क्या करता है, जब करंट पास होता है उस करंट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उस पैसेज के बीच में एक बाधा डालता है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बैटरी है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हल्का सा ऐसे डाउनवर्ड की तरफ ऐसे होता है। ओके, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। ओके, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। वो लिक्विड क्या करता है कि जब यहां से मैंने सर्किट को जोड़ दिया, ओके, यहाँ पर जस्ट एक सपोज स्विच लगा दिया, सो यहाँ पर जो सर्किट को मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पर एक जो क्या, इसके अंदर जो लिक्विड है, करंट तो फ्लो हो रहा है, स्विच को मैंने जैसे ऑन किया करंट फ्लो हो रहा है। तो ये एक्टिव लिक्विड क्या करता है कि इस करंट को फ्लो में एक रेजिस्टेंस पैदा कर, मतलब ऐसे एक बाधा डालता है। तो करंट तो ऐसे जाता है, लेकिन इस लिक्विड की वजह से थोड़ा धीमा हो जाता है या कम जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है एक्टिव लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को, यही रेजिस्टेंस को हम लोग सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप लोग के पीडीएफ नोट्स में मैंने दे दिया, अच्छे से देख लेना। ओके, सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहला है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा ये इमर्स्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्टिव लिक्विड, मतलब कितना ज्यादा एरिया को मैंने डुबा के रखा है, उसको क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को। ओके, एक्टिव लिक्विड में, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जैसे कि जितना ज्यादा इमर्स्ड एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ओके, उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिव लिक्विड जो कि सेल में हमारा प्रेजेंट रहता है। ओके, जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ता है एक्टिव लिक्विड का, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का घटते जाता है। ओके, सो बस यही था। सो अब आते हैं आपके रेजिस्टिविटी पे। ओके, रेजिस्टिविटी है क्या, मैंने आप लोग को रेजिस्टेंस इससे पहले पढ़ा दिया। ओके, रेजिस्टेंस मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ओके, सो रेजिस्टिविटी क्या है, अभी हमारा रेजिस्टिविटी है। ओके, रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टिविटी है क्या, देखिए आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन फ्लैश हो रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, डेफिनेशन हम रिमूव करते हैं। सो बेसिकली एक कंडक्टर का जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, उसका अगर लेंथ यूनिट में हुआ और रेजिस्टेंस भी उसका यूनिट में हुआ, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, और ये रेजिस्टिविटी का जो हमारा यूनिट होता है, तो उसको सीजीएस में हम लोग स्टैट ओम बोलते हैं। सीजीएस में इसको हम लोग स्टैट ओम बोलते हैं। ओके, स्टैट ओम। ओके, होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। और इसको हम लोग एसआई में ओम मीटर बोलते हैं। ओके, स्टैट ओम सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग को मालूम है रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई में ओम बोलते हैं और सीजीएस में स्टैट ओम बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी में हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये जो आ रहा है उस लिए सेंटीमीटर। ओके, और जैसे कि सीजीएस में सेंटीमीटर यूज होता है और एसआई में मीटर। ओके, सो एसआई यूनिट इसका होगा ओम मीटर, ओम मीटर। ओके, सो बस यही था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और अब आते हैं कंडक्टिविटी पे। ओके, सो कंडक्टिविटी है क्या,
सो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, मतलब जस्ट इसका उल्टा जो होगा वो कंडक्टिविटी होगा। ओके, एग्जाम में आप लोगों का अगर आया व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, तो जस्ट आप लोगों ने लिख देना है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, बस दैट्स इट। और कंडक्टिविटी का क्या होता है हमारा यूनिट, कंडक्टिविटी का हमारा जो यूनिट वगैरह होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सीजीएस से शुरू करते हैं। सीजीएस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कंडक्टेंस का यूनिट बोलिए, मो पढ़ाया था मैंने, MHO, राइट। और यहाँ पे कंडक्टिविटी है तो जस्ट यहाँ पे ये लगा देना सेंटीमीटर। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, मो पर सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा सीजीएस यूनिट है। और एसआई में हमारा क्या होगा, मो पर मीटर, MHO पर मीटर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MHO.cm⁻⁻1, और इसको भी आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं MHO.m⁻⁻1। ओके, सो हमारा कंडक्टिविटी जो है ये हमारा इसको हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, इस लेटर से। ओके, इसको हम लोग जनरली ये ग्रीक लेटर सिग्मा है और इससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को। ओके, सो होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिगार्डिंग या फिर कहीं और से इसी चैप्टर का डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट करें, मैं आप लोगों को डाउट रिजॉल्व करूंगा। और अगर डाउट बहुत ही अच्छा रहा तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा। ओके, सो इसको जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को। ओके, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। ओके, रो से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रो से। ओके, सो हमारा जो कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल होता है वो जनरली सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। ओके, आप लोगों ने जनरली ये पढ़ रखा होगा लिक्विड चैप्टर में क्लास 9 में, मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है उतना। रो इज इक्वल टू HdG आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लिक्विड का हाइट से अगर हम लोग फ्लो करते हैं तो रो जो होता है उसका HdG होता है। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ओके, जनरली ये हमारा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है ऐसे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं आप लोग के अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि होता क्या है, द सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड द मटेरियल which offers the passage of electricity through it is called conductor. Okay, that means कि वो चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए उन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है जिससे पास होता है इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल द मेटालिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस। ओके, मतलब क्या, कंडक्टर्स होता है क्या, जनरली जब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हर मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो होता है, सॉरी उसका जो कंडक्टर्स का ये क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो होता है उसका वो भी इंक्रीज होता है। ओके, ये ऑलवेज हर कंडक्टर में देखा जाता है, बट कुछ मटेरियल्स होता है जो कि सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर, ये बातें जो मैंने अभी आप लोगों से बोला वो हाईलाइट कर दिया मैंने, आप लोगों के PDF के पेज नंबर 13 में मिल जाएगा, कंडक्टर्स बोल के लिखा हुआ होगा, वहां पर अंडरलाइन किया हुआ है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटालिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ते जाएगा एक मेटालिक कंडक्टर का। उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, सो आप लोग जब 12th में जाइएगा तो आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स पे पर्टिकुलर चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है ये, बट आप लोगों के बुक में क्लास 10 में एकदम शॉर्ट में बताया गया कि सेमीकंडक्टर्स है क्या। सो बेसिकली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। ओके, कंडक्टर्स में क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा। ओके, और हमारा कुछ आता है सुपर कंडक्टर्स।
सुपर कंडक्टर्स, उसके बाद हमारा आता है सुपर कंडक्टर्स। ओके, सो सुपर कंडक्टर्स जनरली होते क्या है? सो बेसिकली रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यू कंडक्टिंग मटेरियल्स रिड्यूसेस टू नियरली जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। ओके, मतलब कि बहुत बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कुछ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है। मतलब कि अब उनमें कुछ रेजिस्टेंस बचा ही नहीं है, अब उनमें से जितना इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो कराना है हम करा सकते हैं इजीली, वो 1% भी रेजिस्टेंस अब उसमें नहीं बचा है। ओके, सो वही हमारा सुपर कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या? वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, और इसमें सुपर लग जा रहा है मतलब क्या कि और भी हद से ज्यादा एक्सट्रीमली हाई अच्छा कंडक्टर, तभी तो वो। तो जैसे जैसे हम उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वहां पे रेजिस्टिविटी उसका घटते जाएगा, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, मतलब कि द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब उसमें अब रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, और ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उन्हें सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, आप लोगों को कुछ एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल बिलो 4.2 केल्विन resistivity of mercury decreases to near about zero value. Okay, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन मतलब कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे जो मरकरी का रेजिस्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ओके, जनरली हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या था केल्विन स्केल में? 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। एम आई करेक्ट? सो अब आप लोग इमेजिन कीजिए 4.2 केल्विन कितना लो टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पे क्या होता है? हमारा मरकरी जो होता है, मरकरी एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर, मरकरी एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर। ओके, आप लोग को मैंने यहाँ पर ग्राफ भी दे रखा होगा, आप लोग अच्छे से अगर देखिएगा तो मिल जाएगा पीडीएफ में। ओके, सो बेसिकली बस यही था हमारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ओके, सो होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब आते हैं आपके अगले टॉपिक पे। अच्छा, आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि 4.2 केल्विन एक्चुअल में होता कितना है डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट? सो ये हमारा -268.95 डिग्री होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मैंने आप लोगों को कन्वर्सन बता रखा था ऑलरेडी, राइट, कि कैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सो वो और बोलने का आई थिंक मुझे नीड नहीं है, राइट? जैसे अगर मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273, तो बेस है 273 प्लस स्मॉल टी रिफर्स टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल। ओके, सो टी हमारा कितना है 10, सो 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283। ओके, एसिड कन्वर्सन था। और वहीं अगर हमें कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ से रिवर्स करके वहां ले जाएंगे फॉर्मूला को। ओके, और कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास 4.2 के का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? तो हम लोग जनरली क्या करेंगे 4.2 केल्विन के लिए यहाँ से जस्ट माइनस कर देंगे उस साइड ले जाके वैल्यू को। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4.2 केल्विन दिया हुआ, राइट? तो 4.2 केल्विन जो है हमारा इज इक्वल टू ये इतना है, राइट? 273 प्लस टी। सो हमें अगर टी में फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू 4.2 माइनस 273। ओके, ये कन्वर्सन का सिस्टम है। सो टी इज इक्वल टू 4.2 माइनस 273। मैं जस्ट अभी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ 4.2 माइनस 273। सो हमारा आंसर 268.5 आएगा। ओके, मैंने यहाँ पर 95 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हम लोग 273 लेते हैं ये एक्चुअल में 273 होता नहीं है, ये एक्चुअल में 273.45 या 5 होता है समथिंग। सो आप लोग को पीडीएफ में मैंने एग्जैक्ट ये दे रखा है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो अच्छे से पीडीएफ पढ़िए, आप लोग को मालूम चल जाएगा। सो यही कन्वर्सन फैक्टर मैंने जनरली यूज किया है यहाँ पे। ओके, सो अब आते हैं आप लोग के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं आप लोग के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है? जनरली हम लोग जब बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं,
लाइक मेरे पास ये दो रेजिस्टर है, ओके, ये रेजिस्टर 1, ये रेजिस्टर 2। अगर मैंने इन दोनों रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया और इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कंबाइन होकर उस करंट को एक कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। नहीं समझ में आया? वेट, जैसे मेरे पास ये रेजिस्टर 1, ये रेजिस्टर 2 है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका भी 5 ओम है, ओके। मैंने इन दोनों को क्या किया, सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दिया वायर से, ओके। सो अब जब इससे करंट फ्लो करेगा तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस दे रहा था मेरा और ये 5 ओम रेजिस्टेंस दे रहा था, तो दोनों मिलके टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को। मतलब क्या, ये दोनों रेजिस्टेंस मिल गए और अब ये दोनों एक्ट करेंगे एक सिंगल रेजिस्टर का तरह, ओके। सो यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को जोड़ देना और उसके बाद जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेंगे उस सर्किट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे आप लोग के पीडीएफ में पेज 14 में डेफिनेशन मिल जाएगा। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कंबाइंड टुगेदर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिहेव लाइक अ सिंगल रेजिस्टर which maintains the same current or the same potential difference of the circuit, then it is called as equivalent resistance, okay। लेकिन मैंने ये तो आप लोग को बता दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, राइट। सेम अमाउंट ऑफ करंट होगा, ओके, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे वो मेंटेन करेगा, ओके। लेकिन अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मेन पॉइंट आता है कि उसको कनेक्ट कैसे करें, सीरीज में करें या पैरेलल में करें। आप लोग के दिमाग में अभी कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ओके। सो जनरली हम लोग जब भी, अच्छा पहले आप लोग को डेफिनेशन से बताता हूँ, ओके। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग के सामने डेफिनेशन फ्लैश हो रहा होगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इफ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ नंबर ऑफ रेजिस्टर, ओके, आर जॉइंड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली सो दैट द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। रिमूव करते हैं मतलब क्या कि एक सर्किट है उसमें मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को जोड़ दिया और वो भी कैसे जोड़ा, सीरीज में। सीरीज मतलब क्या, ऐसे एक सर्किट जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टर, फिर सर्किट ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर, फिर सर्किट ऐसे गया, ओके। सो यहाँ पर अच्छा 2 लिया मैंने, चलिए 3 कर देते हैं इसको, ओके। फिर यहाँ पे ऐसे मैंने इसे जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ऐसे ले गया, ओके। सो जनरली यहाँ पर देखिए आप लोग हो क्या रहा है, 3 रेजिस्टर्स को मैंने जोड़ा है, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सो टोटल 3 रेजिस्टर एक ही सर्किट में है, ओके। सो अब क्या होगा कि मैंने इन तीनों को जोड़ दिया एंड टू एंड। देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टर का जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से एक वायर लिया और दूसरे के बिगिनिंग से जोड़ा, फिर दूसरा का रेजिस्टर जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से सर्किट को ज्वाइन किया और तीसरे के स्टार्टिंग से मैंने कनेक्ट किया और ऐसे ये सर्किट ऐसे सोन चलता गया और फाइनली एंड को रीच किया, ओके। मैंने जस्ट सर्किट को ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कंसेक्यूटिवली जोड़ दिया। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा आप लोग के ऑलवेज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, ओके, through each resistor, okay, through each resistor। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा हर एक रेजिस्टर से, ओके। सो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। होप आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर रहा होगा। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे जो कि आप लोगों के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर तो आप लोगों के बुक में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है, मैं जस्ट उसको शॉर्ट में यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ, ओके। और हाँ आप लोग एग्जाम में ड्राइंग बना के करना। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ले लिया, ओके, यहाँ पे एक मैंने ले लिया पॉइंट, यहाँ से एक सर्किट आ रहा है ऐसे कुछ, यहाँ पे ये ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे,
फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से सर्किट 3 पॉइंट से कनेक्ट करना। ओके, सो यहाँ पे एक ले लिया, फिर यहाँ पे एक वायर। ओके, फिर उसके बाद सर्किट ऐसे कुछ हुआ, उसके बाद फाइनली सर्किट स्टेट जाके यहाँ पे ऐसे एंड हुआ। ओके, मैंने इस पॉइंट को ए ले लिया, लेट इट बी नेम्ड एज बी, लेट इट बी नेम्ड एज सी, एंड इट शुड बी नेम्ड एज डी। ओके, एंड आई करंट flows through it, and in which direction? Through this direction. Okay, so up to this clear. Now I am named it as R1 as resistance 1, resistor 2 as R2, and third resistor as R3. Okay, so I think up to this you have very clear cut idea. Now I am just going to write the technical sentences like 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series. The same current flows through each of the resistance. Okay, let the potential difference at the point A, B, C and D are VA, VB, VC and VD respectively. Okay, such that VA greater than VB greater than VC. यहाँ पर जो सेंटेंस में आप लोगों का पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है 3 रजिस्टर से, ये सभी चीजें आप लोगों को एग्जाम में जनरली लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ में दिया हुआ है, और इतना आप लोगों को भी कॉमन सेंस है कि इन सभी को क्या बोला जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है। और ये बात आपके एग्जाम में बैठे उस एग्जामिनर को भी पता है जो आपका कॉपी चेक करेगा, बट उसे चाहिए कि आप हर एक चीज मेंशन करें, क्योंकि वो आप लोगों का जस्ट पॉइंट खोजता है कि कहाँ गलती मिले और स्टूडेंट का मार्क्स डिडक्ट करे। ओके, इसलिए आप लोग हर एक चीज को सेंटेंस में बताना कि R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, R2 सेकेंड एंड R3 थर्ड, जैसे यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है। ओके, सो VA, VB, VC एंड VD क्या है, पोटेंशियल है चारों का। ओके, और VA सबसे ज्यादा है, फिर VB, फिर VC, फिर VD। ओके, जस्ट ऐसे लिख देना है। अब आप लोग देखिए कि VA माइनस VB अगर मैं करूंगा, VA माइनस VB दैट इज दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, और ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि मैं A और B का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो मैं IR1 लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कोई डाउट? क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था V इज इक्वल टू IR, where V is the potential, I is the amount of current flowing through the circuit, and R is the resistance which the circuit offers. Okay, so V is equal to IR से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि VA minus VB is equal to IR1, where VA minus VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो सर्किट का, A और B के बीच का। ओके, so let it be named as equation number 1. Okay, now in the same way I am going to write potential at B minus potential at C is equal to IR2. अब आप लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को R1 R2 लिख रहा हूँ, करंट को मैं क्यों नहीं I1 I2 लिख रहा हूँ? सो सीरीज कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में मैंने आप लोगों से क्या बोला था, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि पूरे सर्किट से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, राइट? सो जब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो भले ही बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा दें, करंट तो सेम रहेगा, इसलिए जस्ट मैं यहाँ पे I लिख रहा हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है। लेट अस सपोज ये अगर 5 ओम हुआ, ये 2 ओम हुआ, ये 10 ओम हुआ, राइट? इसीलिए मैं यहाँ पे IR1 IR2 ऐसे लिख रहा हूँ, and let it be named as equation number 2. Okay, in the same way I am going to write potential at C minus potential at D is equal to IR3. Okay, so hope up to this you have got very clear idea that from where I have written this. Okay, so now I am going to just add all these equations. Okay, adding 1 plus 2 plus 3. Okay, we get comma. अब आप लोग बोल सकते हैं कि मैथ्स में तो आप लोगों ने पढ़ा है, जितने वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास उतने ही इक्वेशन होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, राइट? सो ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बट अभी यहाँ पर उसका कोई नीड नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 वेरिएबल है, VA, VB, VC एंड VD, बट यहाँ पे इक्वेशन तो 3 है, और मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन सॉल्व होगा। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पर वैसा करने का कोई नीड नहीं है। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि इन फ्यूचर आप लोग के यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। एडिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए क्या होता है, VA माइनस VB प्लस VB
माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्लस वी बी माइनस वी बी कट आउट, कट गया। यहाँ पे प्लस वी सी माइनस वी सी कट गया। क्या बचा हमारे पास? implies that VA that is potential at A minus potential at D is equal to, यहाँ से क्या मैं करंट को कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे करंट I को अगर कॉमन ले लेता हूँ, then I have R1 plus R2 plus R3, okay, and let it be named as equation number 4. Okay, up to this clear? So अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं याद करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या मैं कैपिटल R एज्यूम कर सकता हूं? दैट इज VA माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, अप टू दिस क्लियर? सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्रॉम, एंड इसको मैंने नाम दे दिया जस्ट इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो 1 2 3, यस, इसको मैंने नेम दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। ओके, VA माइनस VD इज इक्वल टू यस नंबर 5। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ फ्रॉम 4 and 5 we get, अगर मैं 4 और 5 को कंपेयर करूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं VA VD तो कट आउट हो गया, आई गया, सो R इज इक्वल टू VA माइनस VD का वैल्यू क्या है? I इंटू R, राइट? सो फ्रॉम 4 and 5 अगर मैं इस IR को यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 4 में VA माइनस VD का जगह, तो मेरे पास क्या बचेगा? IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और यहां से आई कट गया, सो हमारे पास क्या बचे? इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो यही हमारा जस्ट इसका मैथमेटिकल प्रूफ था। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद आप लोग को सेंटेंस लिखना पड़ेगा, हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय एडिंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, मतलब क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए मैंने सर्किट को सीरीज में जोड़ा सभी रेजिस्टेंस को। ओके, उसके बाद जो लाइन लिखना था कि VA VB VC एंड VD, VA ग्रेटर देन VB, VB ग्रेटर VC एंड VC ग्रेटर VD। ओके, और उसके बाद इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने IR1 एंड इन दोनों का IR2, इन दोनों का IR3 लिखा, राइट? फिर इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? VA माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको 4 नाम दे दिया। ओके, और R1 प्लस R2 प्लस R3 को मैंने कैपिटल R एज्यूम कर लिया, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे नंबर 5 बना। अब देखिए VA माइनस VD का वैल्यू मुझे IR मिला, सो फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, जस्ट मैंने क्या किया उसके बाद कि VA माइनस VD का जो वैल्यू IR था उसको मैंने यहाँ इक्वेशन 4 में पुट किया, सो IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, सो आई कट गया, इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये कैपिटल R क्या है हमारा? ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो हम लोग को ये बात अब मालूम चल गया क्लियरली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अगर 10 रेजिस्टेंस को भी जोड़ दे तो उन दोनों का 10 जो नॉर्मली आएगा, जैसे अगर 10 रेजिस्टेंस जोड़ दिए मैंने 1 ओम 1 ओम 5 1 ओम को जोड़ दिए 5 2 ओम का, सो 15 ओम, राइट? सो टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में हमारा निकल के 15 ओम आएगा। अगर मैंने 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिया, मान लीजिए इसको 3 ओम, इसको 2 ओम, इसको 2 ओम, सो कितना हो? 2 2 4 प्लस 3 7, सो दैट इज हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 7 ओम आएगा, राइट? सो जस्ट यही था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इससे थोड़ा सा हटके है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल भी बहुत इजी है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग में। ओके, ये गारंटी मैं आप लोग को दे सकता हूँ। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, आज के लिए आप लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सॉल्व कराऊंगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ओके, मैंने आज के ही आप लोग के PDF में दे रखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है और आप लोगों को देख के सब कुछ मेमोराइज भी रखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोग को लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो उससे जरूर पूछें। अगर चैनल का ऊपर डाल रहे हैं सभी लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो उससे प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।